हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है करंट अफेयर्स। तो आज से हम सब इस चैनल पर करंट अफेयर्स भी देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स बीपीएससी में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लगभग 40 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पक्ष। और मेरे एक्सपीरियंस से और जहाँ तक मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ तो मेरा करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक सही है। और 40 में मैं 38, 39, 35 प्लस ही सही करके आया हूँ जब भी गया हूँ एग्ज़ाम देने। तो मैं अपना नोट्स आप सबको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और मैं कैसे पढ़ता हूँ करंट अफेयर्स जिससे मेरा क्वेश्चन नहीं छूटता है, ये भी इस वीडियो में हम सब बताएंगे, ठीक है। कोई ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ, ये सारे मेरे नोट्स से लिखे हुए हैं। मैं ऐसे ही नोट्स बनाता हूँ और कॉपी में लिखा हुआ है, बस मैं आपको स्क्रीन पे लिख के बता रहा हूँ आप सबको, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जनवरी 2023, जिसका जनवरी का भाग नंबर 1 है। तो हम सब छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जानेंगे, जो बीपीएससी खास करके आजकल डिटेल में क्वेश्चन पूछने लगी है। तो आपको डिटेल में भी करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। बहुविकल्पीय जो है, मतलब ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स, वो आप लास्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले तक, ठीक है। मतलब एक एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले से आप ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रैक्टिस कर लेंगे। पर अभी आपके पास समय है तो आप डिटेल में पढ़ें अच्छे से, क्योंकि डिटेल में पढ़ने से आप आराम से टैकल कर लेंगे क्वेश्चन को। इसी उद्देश्य के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ टॉपिक। तो फर्स्ट नंबर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण 3-2 बहुमत से निर्णय लिया गया। ये जो पीला पैटर्न में ऊपर लिखा हुआ ये हेडलाइंस होगा, और नीचे जो भी है इसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग मतलब क्या होता है? तो सवर्णों के लिए, मतलब जो जनरल कोटे में आते हैं, और जो ईडब्ल्यूएस आप नाम सुने होंगे, ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो पहले तो वो मोदी जी लाए थे, वो कब लाए थे उसके बारे में भी आगे हम सब जानेंगे। तो वो 3-2 बहुमत से निर्णय ले लिया और पक्ष में निर्णय आया है। और जजों ने क्या बोला है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो मान्य है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, सवर्णों में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान 2019 में किया गया। यह आप सबको पता होगा। सवर्णों मतलब जो जनरल कास्ट होते हैं, उनमें से जो जिनके पास कुछ क्राइटेरिया, मतलब 8 एकड़ जमीन नहीं है, ठीक है, उनके पिताजी 8 लाख से ज़्यादा नहीं कमाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में रखा गया है, यानी आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान 2019 में किया गया। इसके लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में 8 जनवरी 2019 तथा राज्यसभा में 9 जनवरी 2019 को पारित हुआ। आगे देखते हैं और भी डेट वगैरह जो है इसमें, उसे आप याद रखेंगे। दूसरा है, राष्ट्रपति के बाद यह 103वें संविधान अधिनियम के रूप में आया, ठीक है। यानी ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है वो 103वें संविधान अधिनियम के रूप में आया, ठीक है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही कोई भी, मतलब जो बिल आता है वो कानून के रूप में बनता है, आप सबको पता होगा। थर्ड है, 7 नवंबर 2022 को निर्णय 3-2 के साथ पक्ष में आया कि सवर्णों के लिए 10% आरक्षण होनी चाहिए। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब ये आरक्षण की व्यवस्था की गई तो किन्होंने याचिका दायर कर दी थी कि ये इलीगल है, 10% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। फिर 5 जज की बेंच बैठी। 5 जज की बेंच का मतलब 5 न्यायमूर्ति बैठे, उन्होंने फैसला दिया। पक्ष में 3 जज द्वारा निर्णय दिया गया, उनका नाम भी आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पादरी, ठीक है। इन्होंने पक्ष में निर्णय दिया था, और दो जज जिन्होंने पक्ष में निर्णय नहीं दिया था। आगे देखते हैं हम सब। तो 3 जज द्वारा पक्ष में निर्णय दिया गया, वहीं विरोध में 2 जज द्वारा निर्णय दिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति यू ललित थे, ठीक है। और आपको पता होगा हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं यू ललित जी, ठीक है। अब देखिए, पहले से आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, मतलब ईडब्ल्यूएस से पहले भी तो आरक्षण थी। तो किसको कितना परसेंट था? तो एससी के लिए 15%, शेड्यूल कास्ट, एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था पहले से है। और 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पॉलिटी के सेक्शन में पूछा गया है कि 16 नवंबर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की गई थी। यानी जाति में जो आरक्षण मिलेगा वो 50% तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। तो मुख्य बात ये हुआ इस करंट अफेयर्स में कि ईडब्ल्यूएस जो 10% आपको आरक्षण मिलता है, जनरल कोटे वाले में सवर्णों को जो मिलता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो 3-2 के बहुमत से पास हो गया। और ये कैमा अधिनियम बना, ये
103 अधिनियम बना। इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे करंट अफेयर्स की ओर। चलिए आज का दूसरा करंट अफेयर्स है 22वें विधि आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। तो फर्स्ट पॉइंट है 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया। दूसरा है 22वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना 21 फरवरी 2020 को जारी की गई। मतलब जारी की गई कि इसका गठन किया जाएगा, लेकिन गठन कब हुआ तो 7 नवंबर 2022, यानी 2 साल लगभग लग गए। ठीक है, तो 2 साल बाद 22वें विधि आयोग का गठन किया गया। तो आप देखेंगे 22वें विधि आयोग के आगे कौन अध्यक्ष हैं। चलिए आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ऋतुराज अवस्थी, जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, वो अभी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। केरल उच्च न्यायालय के केटी शंकरन तथा प्रोफेसर आनंद पालीवाल को आयोग का पूर्वकालीन सदस्य बनाया गया है। नोट 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 21 फरवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा और 23वें विधि आयोग का अभी कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तीसरे करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। ये नाम वाम आप याद रखेंगे, यही सब तो पूछता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा करंट अफेयर्स है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 के दूसरे चरण का पहला प्रशिक्षण हुआ। तो इसमें एक ही पॉइंट है, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इंग्लिश में DRDO इसको बोलेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संगठन ने स्वदेश विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल के दूसरे चरण का सफल प्रशिक्षण 2 नवंबर 2022 को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। बस आप डेट याद रखेंगे और ये कौन सा मिसाइल है ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा मिसाइल है तो ये है मिसाइल डिफेंस यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1, जो कि 2 नवंबर 2022 को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसको सफल प्रशिक्षण किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, चौथा करंट अफेयर्स। चलिए 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को अपने बेड़े में शामिल करेगा भारतीय वायुसेना। तो आपसे इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन से एंटी रेडिएशन मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल किया, तो आप क्या बोलेंगे रुद्रम। चलिए रुद्रम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यह नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। सेकेंड, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी ये हवा से जमीन पे मार करने वाला मिसाइल है। तीसरा, ये दुश्मन के रडार जैमर्स बातचीत करने के सिस्टम को नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए पांचवा करंट अफेयर्स की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। चलिए आज का पांचवा करंट अफेयर्स देखते हैं हम सब। देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे आप सब। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे अमेरिका में प्राइवेट कंपनी स्पेस में काम करती है, फॉर एग्जांपल एलन मस्क की कंपनी है SpaceX, आप सबको पता होगा। तो उसी प्रकार से भारत की पहली निजी कंपनी हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। दूसरा पॉइंट है इससे रिलेटेड, 18 नवंबर 2022 को स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा बना रॉकेट उड़ीसा के तट श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। इसका नाम विक्रम एस रखा गया है और इन्होंने 3 छोटे सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में लेकर गए। तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि देश का पहला निजी कंपनी कौन बन गया है, तो हैदराबाद की स्काई रूट। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का 6 नंबर करंट अफेयर्स हम सब देखते हैं। ये भी अंतरिक्ष से रिलेटेड है। तो PSLV C-54 के जरिए ओशन सेट 3 व 8 टन छोटे उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। पहले तो PSLV क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको बोलते हैं, जिससे हम सब किसी भी रॉकेट को लॉन्च करते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको इसरो बोला जाता है, जिसका हेडक्वार्टर्स आपको यानी मुख्यालय आपको बेंगलोर में मिलेगा, जिसको अब बेंगलुरु कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था ने एक नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-06 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 26 नवंबर 2022 को किया। EOS का फुल फॉर्म अगर कोई पूछ दे तो आप बताएंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। सेकेंड है PSLV C-54 की उड़ान से 1117 किलोग्राम भार के EOS-06 तथा 8 अन्य नैनो सैटेलाइट को निर्धारित कक्षाओं में भेजा गया, ऑर्बिट में भेजा गया। आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और तथ्य देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम सब। तो इसका जीवन काल 5 वर्ष का होगा। PSLV C-54 इसरो का वर्ष 2022 का 5वां व अंतिम मिशन था, तो इसलिए अंतिम मिशन है, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसरो का अंतिम मिशन कौन सा था 2022 में PSLV C-54 से, तो इन्होंने EOS-06 सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा था। ठीक है, 7वां करंट अफेयर्स है मोर मुगाओ भारतीय नौसेना में शामिल, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर है इसका पॉइंट P-15B परियोजना, इसको आप याद रखेंगे, परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो P-15B परियोजना के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा 4 विध्वंसक युद्धपोत बनाएगा। आगे चारों विध्वंसक युद्धपोत
के बारे में जानते हैं। तो P15B परियोजना के तहत 4 युद्धपोत बनाए जाएंगे। युद्धपोत मतलब जो शिप होता है लड़ने वाला, उसको बोलते हैं। तो पहला बनकर तैयार हुआ था विशाखापत्तनम, जो कि नौसेना में 21 नवंबर 2021 में ही शामिल हो चुका था। दूसरा, इसी के बारे में भी हम सब जान रहे हैं, मोरमुगाओ, जो 24 नवंबर 2022 को नौसेना में शामिल हुआ। तीसरा बनेगा इसके बाद आने वाला प्रोजेक्ट है इम्फाल, उस युद्धपोत का क्या नाम है, इम्फाल। और चौथा है पोरबंदर, जिसका नाम बदलकर अब सूरत कर दिया गया है। तो अभी 2 और युद्धपोत आने वाले हैं इस B15B परियोजना में, जिसमें इम्फाल और पोरबंदर, इसके बाद आएंगे मोरमुगाओ के बाद। ठीक है, तो मोरमुगाओ शामिल हो चुका है आपके नौसेना में 24 नवंबर 2022 को। चलिए आज के वीडियो का आखिरी करंट अफेयर्स देखते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के वीडियो का आखिरी करंट अफेयर्स देखते हैं। 8वां गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो 2023 के मुख्य अतिथि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी होंगे। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। अगर आपको डिटेल में करंट अफेयर्स अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतने करंट अफेयर्स को बनाने में। तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा वैसे तो खर्च होता नहीं है, आपको अच्छा लग रहा हो तो तभी करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे करंट अफेयर्स चाहिए डिटेल में तो आप सब कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके जो 69 BPSC देने वाले हैं उनके लिए तो डिटेल में पढ़ना ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन बहुत कम आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में आएगा पर वो डिटेल में क्वेश्चन रहता है, जैसा आप 68 BPSC में देखे होंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम जो भी बिहार में कंडक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग UPSC EPFO को जी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए डिटेल में क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कर देंगे। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल वीडियो सच में चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और मैंने कम्युनिटी में डाला भी है किसको किसको करंट अफेयर्स चाहिए, तो आप जाकर एक बार वहाँ पे वोट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आपको 75 या 50 से 75 क्वेश्चन के बीच में टेस्ट देने को मिलेगा संडे को करंट अफेयर्स का, और 75 क्वेश्चन का GK और GS का तो टेस्ट हो ही रहा है। तो टेस्ट नंबर 5 जो होगा अगले संडे को, और टेस्ट नंबर 1 करंट अफेयर्स का होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।